अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हैं, जो इंतहाई जनरली और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी गई हैं। उसके बाद कुछ गैस लाज हैं। गैस लाज असल में डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह गैस का बिहेवियर चेंज होता है जब हम एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करते हैं। बॉयल्स लॉ, जिसके अंदर हम गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। चार्ल्स लॉ, जिसके अंदर हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस पे टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आता है, इसको डिस्कस करेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। इसके अलावा हम जो गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडियलिटी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। गैस की पार्टिकल्स किस तरह बिहेव करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, उनके बारे में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ये हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर ना सिर्फ हम गैस के डिफरेंट पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे, बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन यूज़ करते हुए, क्लॉजियस की इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ड्राइव कर सकते हैं, या हम जो लॉज ऑफ गैसेस हैं उनको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ज़रिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जनरल गैस इक्वेशन और जनरल गैस कांस्टेंट की डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज़ होगी। हम अगर किसी अननोन गैस की कोई वॉल्यूम, प्रेशर या उसके मोल्स फाइंड करना चाहें तो हम जनरल गैस इक्वेशन को अक्सर यूज़ करते हैं। लिक्विफेक्शन में आप गैसेस को एक सर्टेन कंडीशन पे लिक्विड में चेंज करते हैं कूल डाउन करके। इसमें लिंडेज मेथड इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जिस प्रिंसिपल पे ये मेथड चल रहा होता है, जाउल थॉमसन इफेक्ट, दिस इज़ आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर। इसके अलावा हम गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल तो हो सकता है हमारे नज़दीक थ्योरीज़ में, लेकिन असल में गैसेस आइडियल बिहेव नहीं करती, बल्कि वो रियल बिहेव करती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडियलिटी से डिफरेंट होती हैं। आखिरी टॉपिक्स के अंदर हमारे पास जो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है उसको डिस्कस किया गया, और ये भी डिस्कस किया गया कि वैन डर वाल ने कैसे नॉन आइडियल बिहेवियर को अपने सामने रखते हुए जो गैस के लॉज थे उनको मॉडिफाई किया और उनको एप्लीकेबल बनाया हमारे इर्द गिर्द मौजूद रियल गैसेस के ऊपर। आखिरी टॉपिक हमारा होगा प्लाज्मा, जिसमें हम प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टाइप्स और उसके मॉडर्न यूजेस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम अपने टॉपिक जो आज का हमारा है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गैसेस मैटर की एक स्टेट है। मैटर क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक टेबल है, ये मैटर है, ये मैटर से मिलकर बनी है। क्यों? ये एक जगह घेर रही है, इसका एक वॉल्यूम है, और अगर आप इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा इसका वज़न भी है, इसका मास भी है। हमारे इर्द गिर्द मैटर 3 स्टेट्स में पाई जाती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी ज़्यादातर एग्जिस्टेंस इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर मौजूद है। तो 4 जो स्टेट्स हैं मैटर की, उसमें से जो पहली 3 हमारे सामने मौजूद हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो गैस है वो किस किस्म की स्टेट है। गैस एक सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ या फॉर्म ऑफ मैटर है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता गैसेस का। ये कोई लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये कोई लैटिस नहीं बनाते, क्रिस्टल्स नहीं बनाते। ये एक वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें मोनो, डाई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं।
एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन वगैरह वो पार्टिकल्स हैं जो एयर को बना रहे हैं, ये सारे गैशियस स्टेट में हैं। इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासला होता है, ये एक फ्री वॉल्यूम, या आप यूँ समझ लें इनका एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, इनका एक फिक्स एरिया नहीं होता जिसमें ये रहती हैं, ये मूव करती रहती हैं। जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये एक गैसेस का ही मिक्सचर है। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड। लिक्विड थोड़े कम पाए जाते हैं, उसकी वजह यह है कि लिक्विड जो है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल या केमिकल सब्सटेंस मौजूद है वो है वाटर। वाटर की लिक्विड फॉर्म 0 डिग्री से 100 डिग्री के दरमियान ही एग्जिस्ट करती है। तीसरी स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, जो कि हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वॉल्स, फ्लोर, ठीक है, इसके अलावा हिमालयाज़, ये जो पहाड़ हैं ये सारे सॉलिड फॉर्म में हैं। मिनरल्स, गोल्ड, आयरन, ये सारी सॉलिड स्टेट्स हैं। इनमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और अपनी प्लेस पे मौजूद रहते हैं। ये ज़्यादातर मेटल्स होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ये प्लाज्मा 4 स्टेट है। प्लाज्मा एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारा आखिरी टॉपिक है, हम उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एनर्जी के इस्तेमाल से किसी भी मैटर के स्टेट जो कि प्लाज्मा है उसमें अपने कंपाउंड को या सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है, लिहाजा हम उसको आखिरी टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास जो पहली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, हम उनकी एक दूसरे में कन्वर्जन किस तरह हो सकती है, सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर मॉलिक्यूल, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इसकी इंटरनल एनर्जी किसी तरह बढ़ा दें मॉलिक्यूल्स की, तो वो अपनी जगह पे तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करना शुरू कर देंगे जो एक दूसरे के साथ उन्होंने डेवलप की हुई हैं ड्यू टू हाई एनर्जी इफ़ यू हीट देम। आप ऐसा करें, उसको हीट करें, उनकी हीट मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड बना रहे हैं या एटम्स वो गेन करना शुरू करेंगे और उन मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस जो सॉलिड के अंदर मौजूद हैं वो एनर्जी गेन करके अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक कर लेंगे और उनमें थोड़ी बहुत मोबिलिटी आ जाएगी। सॉलिड जब अपनी असल स्टेट को छोड़ देता है तो वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी हद तक मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी होती है, चल फिर रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट सॉलिड की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो जो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से, टेम्परेचर कम करने पे वो रिड्यूस हो जाएगी और दोबारा फ्रीज हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर। हम ऐसा करते हैं, हम इसकी एनर्जी कम नहीं करते, हम लिक्विड स्टेट को भी हीट करते हैं, जिससे लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी गेन कर लेंगे और करते जाएंगे और अपनी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे और एक किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये जो स्टेट बनी है इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, अब वो एक किस्म के फ्री हो गए हैं। हम इस स्टेट को कहेंगे गैशियस स्टेट। हुआ क्या है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड स्टेट में थे उन्होंने एनर्जी गेन करके खुद को कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसे वेपोरेशन कहते हैं। अगर सारा लिक्विड बॉयल कर जाए किसी टेम्परेचर पे तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। आप वेपोरेटेड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो असल में बात यूं है कि अगर आप सॉलिड की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करें तो वो वेपोरेट कर जाएगा और जो गैस आपके पास थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आई है, अगर आप उसको
टेम्परेचर कम करें तो पहले लिक्विड स्टेट में कंडेंस होगी, फिर वो सॉलिड स्टेट में कंडेंस होगी। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो लिक्विड स्टेट को पास कर जाते हैं और सीधा कन्वर्ट होते हैं लिक्विड स्टेट की बजाय गैसियस स्टेट में। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है। आपने ये याद रखना है, जब एनर्जी के बारे में बात की जाए या इंटरनल एनर्जी का सोचा जाए तो गैसियस स्टेट सबसे पहले आपके जहन में आनी चाहिए। एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स मूविंग, हाईली मोबाइल, और वो एक दूसरे से दूर भी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम कर लिया होता है ड्यू टू हाई एनर्जी। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड को आपस में कंपेयर करते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह है, वो गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती है। एक गैस का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से, एक गैस के मॉलिक्यूल का फासला दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से तकरीबन 300 टाइम्स होता है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बेइंतहा दूर होते हैं, तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो लिक्विड है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती हैं गैसेस की निस्बत, और सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती हैं। सॉलिड में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो गैस में नेग्लिजिबल होती है, किसी ना किसी तरह उसने ओवरकम कर लिया होता है अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वरना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ओवरकम ना होती तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉसिबिलिटी है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन गैस के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने से रोक देती है या ओवरकम कर लेती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप होने से। तो आप यूँ समझें कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन सॉलिड की तरह नहीं होती। सॉलिड में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब जोड़ के रखती हैं और वो उनको अपनी जगह पे मेंटेन किए रखती हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड अगर आप टेबल पे रख देंगे, कोई से एप्पल रख दिया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या कोई बॉक्स रख दिया मेटल का इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑन टेबल, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। उसकी वजह ये है कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस उस सॉलिड के अंदर मौजूद हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को मेंटेन किए रखते हैं, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनको हिलने नहीं देती, मूव नहीं करने देती, मोबाइल नहीं होने देती। थर्ड, शेप। आप जानते हैं कि गैस की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, आप उसे जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप बना लेगी। इसकी वजह क्या है? गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कोई भी गैस हो, आप उसे कंटेनर में फिल करते हैं तो वो कंटेनर की शेप इसलिए ले लेती है क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होती हैं। उनकी एक सर्टेन शेप मेंटेन करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सॉलिड में होता है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से होता यूं है कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वहाँ आप जिस कंटेनर में डालें उसकी शेप बनाएंगे। लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती तो है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती कि वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स को या आयंस को अपनी जगह पे फिक्स करके रखें। तो होता क्या है? होता ये है कि वो थोड़े से मोबाइल हो जाते हैं। गैसेस की तरह फ्री मूवमेंट तो शायद ना कर पाए, लेकिन मोबाइल हो जाते हैं और अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाते। ये ऐसे ही है जिस तरह मैं एक टेबल पे वाटर को पोर करूं तो आप देखेंगे कि वो टेबल पे फैल जाता है, लेकिन अगर मैं कोई स्टोन टेबल के ऊपर गिराऊं तो वो एज सच शेप में नीचे गिरता है। उसकी वजह, जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स में अगर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती तो वो उनको होल्ड करती और शेप मेंटेन करती। सॉलिड के अंदर फिक्स शेप होती है। अब उसकी वजह क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स में इतनी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मसलन हम एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दो आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। तो इस तरह के तो कई मिलियन ट्रिलियंस
आयंस आपस में जुड़े होंगे और वो एक सॉलिड बना रहे होंगे, तो अगर दो आपस में नहीं हिल सकते तो इतने ज़्यादा कैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे। डेट्स वाई उनकी शेप मेंटेन रहती है। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता। आप चाहें तो उसे परफ्यूम की बोतल में बंद कर लें, चाहें तो परफ्यूम की बोतल खोलें, पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसने पूरे कमरे का वॉल्यूम अटेन कर लेना है। उसकी वजह क्या होती है? गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, अगर होती हैं तो इतनी निग्लिजिबल होती हैं कि वो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से करीब नहीं कर पाती। तो फ्री मूवमेंट होती है, कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और इर्द गिर्द के कंटेनर के साथ, जैसे उनको एस्केप मिलता है वो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और सॉलिड के बारे में तो वी आर श्योर कि उसका फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम उनके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा। फ्लूइडिटी, फ्लो करने की एबिलिटी, याद रखिएगा वो चीज़ें फ्लो करती हैं आसानी से जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई ख़ास सिग्निफिकेंट ना हो। गैसेस इतनी आसानी से फ्लो करती हैं कि आप अगर परफ्यूम को कमरे के एक कोने में स्प्रे करें तो कुछ ही वक्त के अंदर वो पूरे कमरे में फैल जाती है। लिक्विड में चूंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बेहतर होती हैं गैसेस के मुकाबले में, तो खैर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा उनका फ्लो उतना तेज़ी से नहीं होता जितना कि गैसेस का होता है। लेकिन लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम भी नहीं होती कि वो उनकी फ्लूइडिटी को बिल्कुल ही गैस के बराबर कर दें, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो सॉलिड की तरह उनको अपनी जगह पे खड़ा रखें। लिहाजा लिक्विड मोबाइल होती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड मूव कर सकती है, उसमें मोबिलिटी होती है। जो सॉलिड होते हैं उनमें तो फ्लो होता ही नहीं, उसकी वजह उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह पे और उनको मूव नहीं करने देते। प्रेशर का गैसेस, लिक्विड और सॉलिड पे एक ख़ास इफेक्ट होता है। गैसेस को अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगी, उसकी वजह आपको याद होगा कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी सारी खाली जगह हैं, या बहुत सारे मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी खाली जगह हैं, तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह कम हो जाएंगी, स्पेसेस कम हो जाएंगी और गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, आप इनके वॉल्यूम को कई 100 टाइम्स कम कर सकते हैं अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स। जो लिक्विड्स हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल है, उसकी वजह कि उनमें जो डिस्टेंस होता है वो इतना तो ज़्यादा नहीं होता कि सिग्निफिकेंट हो, वरना वो गैस ना बन जाए। सॉलिड में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ऐसा थोड़ी है मेरे पास एक मेटल की बॉल है, मैं उसे हाथ में पकड़ के दबाऊं और वो दब के छोटी हो जाए। उसकी वजह कि उसके एटम, आयन या मॉलिक्यूल तो पहले ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, उसकी वजह उनका ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना और उसमें कम मैस का होना है। गैसेस के मॉलिक्यूल की आपस में इतना ज़्यादा फासला होगा तो एक ख़ास वॉल्यूम में क्या मैस आएगा। फॉर एग्जांपल, जो मीथेन गैस होती है, हमारे सुई गैस में एक मेजर कंपोनेंट है CH4, उसकी डेंसिटी होती है 0.000657 ग्राम पर cm3। ये इतनी कम अमाउंट है कि हमें ग्राम पर cm3 की बजाय ग्राम पर dm3 के यूनिट यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम इसकी ग्राम पर dm3 में कन्वर्जन करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.657 ग्राम पर dm3 आता है। यानी कि एक छोटे वॉल्यूम cm3 के अंदर कोई सिग्निफिकेंट मैस ना होने की वजह से इतनी थोड़ी वैल्यू आई है। जो सॉलिड है और लिक्विड है उनकी डेंसिटी तो गैस के मुकाबले में 1000 टाइम्स तक है। फॉर एग्जांपल, आयरन एक सॉलिड है और उसकी डेंसिटी है 7.874 ग्राम पर cm3। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी गैस से डेंसिटी कितनी गुना ज़्यादा है। लिक्विड सॉलिड्स के मुकाबले में कम डेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एथेनॉल, उसकी डेंसिटी है 0.7894 ग्राम पर cm3, जो यकीनन
10 टाइम्स तक कम है फ्रॉम आयरन। जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं या एटम्स मौजूद होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, उनमें मूवमेंट किस किस्म की हो रही होती है, उनकी मोशन किस किस्म की है। गैस के मॉलिक्यूल टू ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, और वो रोटेट भी कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के अलोंग, और उनकी वाइब्रेशन भी हो रही होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये तीनों मूवमेंट्स अवेलेबल हैं, लिहाजा उनमें ये तीनों एनर्जीज भी अवेलेबल होंगी। तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स अगर इतनी किस्म के मूवमेंट्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे, स्पेशली गैस के तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और यही हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम सॉलिड की एनर्जी बढ़ाएं, इंटरनल एनर्जी, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड की बढ़ाएं तो अल्टीमेटली गैसियस स्टेट आ जाती है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स से वाइब्रेट कर पाते हैं, उनको इतनी इंडिपेंडेंस होती नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेटरी मोशन कर पाएँ। वो अपनी जगह पे हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं, पोजीशन फिक्स मेंटेन किए होते हैं, और उस फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि सॉलिड ना डिफ्यूज़ कर सकते हैं ना ही इफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए आपकी फ्लूइडिटी का होना ज़रूरी है, मैटर में फोर्सेस और अट्रैक्शन का कम होना ज़रूरी है। गैसेस बेहतरीन इफ्यूज़ और डिफ्यूज़ करती हैं। आप गैसेस को अलाउ करें कि एक छोटे से पिन होल से एक ख़ास कंसंट्रेशन से निकल आए तो आसानी से निकल आएगी। आप गैसेस को ओपन मूव करने दें, उसके रास्ते में हर्डल रिमूव कर दें, वो आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएगी। तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन गैसेस के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, और उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकें। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिफ्यूजन गैसेस की तरह इतनी सुपीरियर नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी आप यूँ समझ लें बेहतर क्वालिटी की नहीं होगी जिस तरह गैसेस की होती हैं। लिक्विड इसलिए डिफ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि उनके 1 बाय 1 या पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली चले जाते हैं। मसलन एक इंक का ड्रॉप अगर आप वाटर के गिलास में डालें तो वो फैल जाता है, उसकी वजह कि वो लिक्विड इंक जो आपने मिक्स करने की कोशिश की है पानी के अंदर, वो डिफ्यूज़ कर गई है पूरे वाटर गिलास के अंदर। सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं कर सकते अपनी जगह से, उनके मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन तो हिल ही नहीं सकते। एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जाउल थॉमसन इफेक्ट, जो गैसेस से रिलेटेड है। गैसेस को अगर आप कंप्रेस स्टेट से सडनली एक्सपेंड कराएं तो वो कूल डाउन हो जाती है। गैसेस का कूल डाउन हो जाना जाउल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। सॉलिड्स तो डेफिनेटली अगर हम उन पे प्रेशर रिलीज करें तो वो फैलने से तो रहे, सेम फॉर द लिक्विड्स। गैसेस के मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो वॉल ऑफ कंटेनर की दीवार पे प्रेशर लगा रहे होते हैं। जो प्रेशर कंटेनर पे लग रहा होता है वो सिर्फ इसलिए लग रहा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। वो ना सिर्फ आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, जो वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके फोर्स लगाते हैं वो प्रेशर की सूरत में हमें फील होती है। आप किसी कंटेनर के ऊपर ऐसा करें, प्रेशर गेज लगाएं, तो वो आपको बता देगा कि इसमें जो गैस फिल है वो एक सर्टन प्रेशर लगा रही है। सॉलिड मटेरियल्स पे ये प्रॉपर्टी फिट नहीं बैठती। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं क्योंकि वो एक रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं और वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को सॉलिड, लिक्विड और गैस की आपस में कंपेयर किया। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि गैस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड स्टेट से बहुत डिफरेंट है और लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ सॉलिड स्टेट से बहुत डिफरेंट है। ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इनकी, टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर कम करके। इनमें स्पेसिस, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शेप, वॉल्यूम, फ्लूइडिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
और टाइप ऑफ मूवमेंट्स का फ़र्क होता है और इनकी डेंसिटी भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हों तो आप इजीली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। आपने याद रखना है कि आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ वो पूछ सकता है, चाहे वो सॉलिड की हो, लिक्विड की हो, गैसेस की हो। वो एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा कंप्रेसिबल है। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, उसके तो मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन्स पहले से ही एक दूसरे के करीब होते हैं। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ। तो आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और उसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट एज एमसीक्यू दोनों याद करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर से थोड़ी डिफरेंट है। हम उसको प्लाज्मा के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस भी मैंने आपसे डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेशर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।